8वीं या 7वीं प्रॉब्लम, वॉट एवर द प्रॉब्लम। अब चलते हैं हम ऑस्टियोपोरोसिस कर लेते हैं। पहले ऑस्टियोपोरोसिस कर लेते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है? पोरस बोन्स, पोरस बोन्स हो जाती हैं भाई। बोन्स एकदम कैसी हो जाती हैं? पोरस हो जाती है। पोरस का मतलब बोन एकदम कमजोर हो जाती हैं। ठीक, बोन कमजोर हो जाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है? यू कैन से इजीली गेट फ्रैक्चर्ड। फ्रैक्चर बड़ा आसान भाई, इसमें बोन में पोर हो जाएंगे तो ये बड़ा आसानी से फ्रैक्चर हो जाएगा। अब इसको कैसे समझोगे? देखिए जरा ध्यान से देखिए, ये हमारी एक बोन है, ठीक, दिस इज द बोन। एक बात समझिएगा कि बोन किसकी बनी होती है? तो उसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम फॉस्फेट होता है। अब कैल्शियम फॉस्फेट का आपको फॉर्मूला तो बताना होगा, C3PO4 ट्वाइस। ठीक, जो कैल्शियम फॉस्फेट है, या बस आप इजीली कैल्शियम फॉस्फेट कर लीजिए, बोन कैल्शियम फॉस्फेट का बना है। जस्ट ये चीज समझने की कोशिश करिए। और ये है हमारा ब्लड, ये है हमारा ब्लड। कभी क्या हुआ, ध्यान से समझिए, एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन का नाम है पैराथायराइड हार्मोन। इसको कहते हैं हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन। हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन मतलब ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। सपोज करिए कि कभी क्या हुआ, आपके ब्लड में कैल्शियम की कमी हो गई, कैल्शियम आयन की कमी होगी आपके ब्लड में, तो पैराथॉर्मोन क्या करेगा? ये इस बोन से कैल्शियम को यहां पे ट्रांसफर करने लग जाएगा। बोन से कैल्शियम आयन को यहां पे डालने लग जाएगा ब्लड में। जब ये बोन से कैल्शियम आयन को ब्लड में डालने लग जाएगा तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल हो जाएगा। इसी को कहते हैं हाइपर कैल्सीमिक फैक्टर। ठीक, पहली चीज समझिए, मेरी बात को ध्यान से समझिए। हाइपर कैल्सीमिक फैक्टर का मतलब कैल्शियम के उसको बढ़ाना। लेकिन किसी केस में ये पैराथॉर्मोन का एक्सेस सिक्रीशन हो जाए, क्या हो जाए? इफ, यहां पे लिखिए, इफ पैराथॉर्मोन एक्सेसिव सिक्रीशन हो जाए, इसका लेवल बढ़ जाए, तो ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम आयन को भेज देगा, ये ब्लड में भेज देगा ना। मोर कैल्शियम आयन मूव्स इनटू ब्लड फ्रॉम द बोन। और बोन में ज्यादा कैल्शियम, बोन से ज्यादा कैल्शियम चला गया ब्लड में तो बोन पोरस हो जाएगी, बोन में कैल्शियम की कमी हो जाएगी और बोन पोरस। तो पहला रीजन ऑस्टियोपोरोसिस का ये है। पहला रीजन हम यहां पे लिखेंगे ऑस्टियोपोरोसिस का। फर्स्ट रीजन एक्सेस पीटीएच, ज्यादा पैराथॉर्मोन सिक्रीट हो गया। दूसरा रीजन में भी मैं भी बताऊंगी आपको, बहुत सारे रीजन बताऊंगी। देखिए दूसरा रीजन ये है भाई, देखिए एक इसी का एंटागोनिस्ट, ये पैराथायराइड से सिक्रीट होता है, लेकिन एक इसी का एंटागोनिस्टिक हार्मोन है और उस हार्मोन का नाम है, ध्यान से देखिए, उस हार्मोन का नाम है कैल्सीटोनिन। उस हार्मोन का नाम क्या है? कैल्सीटोनिन। ये थायराइड ग्लैंड के फोलिकुलर सेल से सिक्रीट होता है, मैं आगे आपको बताऊंगी ये। ठीक, उसमें स्ट्रोमल सेल से सिक्रीट होता है। ठीक, पैराफोलिकुलर सेल से। कैल्सीटोनिन थायराइड, इसको कहते हैं हाइपोकैल्सीमिक फैक्टर। इसको कहते हैं भाई हाइपोकैल्सीमिक फैक्टर। हाइपोकैल्सीमिक मतलब कैल्शियम का लेवल ब्लड में घटाता है, कैल्शियम का लेवल ब्लड में घटाता है। अगर ब्लड में कैल्शियम कभी ज्यादा हो गया, सपोज करिए कि यहाँ पे ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो गया, तो ये ब्लड से कैल्शियम को बोन में भेज देगा। क्या करेगा? ब्लड से कैल्शियम को बोन में भेज देगा। जाओ तुम, जो ग्लूकागॉन और इंसुलिन काम कर रहे थे लीवर के ऊपर, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोग्लूकोन, ये सब बताया था मैंने, वैसे ही। इसलिए ये हाइपोकैल्सीमिक है, ब्लड के लेवल को घटा रहा है। तो ये तो नॉर्मल, लेकिन अगर कभी इसकी कमी हो गई, इसकी कैल्सीटोनिन की ज्यादा कमी हो जाएगी, वैसे तो कैल्सीटोनिन ब्लड से इसको यहाँ पे भेजता है बोन के अंदर, नॉर्मल केस में भी भेजता है, लेकिन अगर कैल्सीटोनिन की ज्यादा कमी हो गई
तो ब्लड से बोन में कैल्शियम नहीं जा पाएगा, तो बोन वैसे भी वीक हो जाएगी। तो दूसरा रीजन क्या है? लेस सिक्रीशन ऑफ कैल्सिटोनिन। इसीलिए पीटीएच और कैल्सिटोनिन एंटागोनिस्टिक हार्मोन माने जाते हैं। जब मैं हार्मोन पढ़ाऊंगी आपको तो बताऊंगी एंटागोनिस्टिक हार्मोन क्या है। तो कैल्सिटोनिन और पीटीएच एंटागोनिस्टिक हार्मोन होते हैं। ठीक, अब मैं दूसरे रीजन पर, इसलिए ध्यान दीजिएगा, पीटीएच को कहते हैं बोन रिजॉर्प्शन। ये क्या कराता है? बोन रिजॉर्प्शन कराता है, बोन डिजॉल्विंग कराता है, बोन डिजोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई। बोन को गला रहा है ये, ठीक, बोन को गला रहा है ये, बोन डिजोल्यूशन। और कैल्सिटोनिन को कहते हैं बोन फॉर्मिंग फैक्टर। ये बोन फॉर्मिंग फैक्टर, ये बोन डिजोल्यूशन फैक्टर है। एम आई क्लियर? अब मैं दूसरी चीज और बताऊं, हमारे बॉडी में ऐसे दो हार्मोन हैं, उनका नाम है एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। ये दोनों भी बोन को में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं? मेंटेन कैल्शियम लेवल इन बोन। और अगर इनकी कमी हो जाए तो भी बोन हमारा इजीली फ्रैक्चर हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। तो जनरली क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन की कमी तो नहीं होती है मेल के अंदर, तो टेस्टोस्टेरोन की कमी नहीं होती, और मेल में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल में एस्ट्रोजन। इसीलिए जब फीमेल थोड़ा सा एजेड होती है, उसमें मेनोपॉज होता है, मेनोपॉज के दौरान उसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, और एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो तीसरा रीजन आप यहां पे लिखेंगे लेस सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन दे के इस एस्ट्रोजन का इंजेक्शन लगाया जाता है बोन को मेंटेन करने के लिए। तो इतने सारे रीजन हैं ऑस्टियोपोरोसिस का, ठीक है। इसीलिए फीमेल में देखते हैं घुटनों की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, बोन की प्रॉब्लम, कहीं गिर गए, अरे राम गिर गए, हड्डी टूट गई, सुनते हैं ना। फीमेल में जो ओल्ड एज की फीमेल होती है उसमें बोन टूटने का खतरा ज्यादा होता है, मेल में कम होता है। देखिए फीमेल, अब यहाँ ये नहीं होना चाहिए, फीमेल वैसे भी मेल से कमजोर है भाई, ये मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, फिजियोलॉजिक वी कैन से बायोलॉजिकली हम लोग तो कमजोर हैं ही, मेंटली की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बायोलॉजिकली वी आर वीकर देन मेल, क्योंकि मेल में टेस्टोस्टेरोन थ्रू आउट लाइफ रहता है और टेस्टो उसका बोन को बनाए रखता है। फीमेल में मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन स्टॉप हो जाता है तो बोन जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है, और मेल में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा भी सिक्रीट होता है, इसलिए बोन उनकी स्ट्रांग होती है। सो मेल्स आर स्ट्रॉन्गर, वी कैन से बायोलॉजिकली स्ट्रॉन्गर देन फीमेल, या वी कैन से ताकत ज़्यादा होती है उनमें, और हम लोगों में जो बोन्स हैं उनसे कमज़ोर होती है। इसका ये रीज़न है एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। तो ये है ऑस्टियोपोरोसिस। आई होप कि इट इज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका रीज़न क्या क्या है। अब लास्ट बचा, आखिरी बचा, 20वां देख लेते हैं। अरे 20वां कह रही हूँ, क्या मैं बता रही हूँ, अच्छा मेरे स्लाइड 20वीं है ना, 8वां 7वां जो भी है, आर्थराइटिस। आर्थराइटिस ये जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, और जॉइंट्स में 3 प्रॉब्लम, ये 3 तरीके के होते हैं, आर्थराइटिस 3 तरीके के होते हैं, देख लेते हैं एक बार, नाम देख लेते हैं इसका। एक होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस, दूसरा होता है रूमेटाइड आर्थराइटिस, और तीसरा होता है गाउटी आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस एंड गाउटी आर्थराइटिस, इतनी चीज सबको क्लियर है। 3 पॉइंट देखते हैं इसका मतलब। देखिए ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या होता है, जस्ट देखिए इसमें होता क्या है। ये हमारी बोन है भाई, अभी बताया था, इसके बीच में, या थोड़ा सा मैं बोन को और नीचे बना दूं,
यहाँ पे है हमारा ये साइनोवियल मेम्ब्रेन और यहाँ बना साइनोवियल फ्लूइड है और ये तो कार्टिलेजेस हैं, पढ़ाया था मैंने, ये कार्टिलेज। इसमें होता क्या है, साइनोवियल फ्लूइड सूख जाता है। क्या हो जाता है? सूखने को क्या कहते हैं, या हम कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड सूख गया, ड्राई हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया, तो दो बोन के बीच में घर्षण शुरू हो जाता है, फ्रिक्शन शुरू हो जाता है। और दूसरी चीज ये भी होती है कि ये जो कार्टिलेजेस हैं वो डैमेज हो जाते हैं। कार्टिलेज डैमेज हो जाते हैं, जब कार्टिलेज डैमेज हो जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बोनी बोनी स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं बोनी स्पर। अगर कार्टिलेजेस डैमेज हो गए तो बोनी स्पर हो गया, तो भी दो बोन के बीच में घर्षण शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन होने लग जाता है, फ्रिक्शन बिटवीन बोन्स। बोन्स के बीच में फ्रिक्शन शुरू हो जाता है। ये है ऑस्टियोआर्थराइटिस। आते हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस, फिर वही आया घर का भेदी लंका ढावे, बताया था मैंने। क्यों घर का भेदी लंका ढावे कहा मैंने? क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, कैसा डिसऑर्डर है भाई? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अगर ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जहां जहां भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा वहां क्या होगा कि किसी भी चीज के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन रहा है, और यहाँ ये साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लग जाता है। तो एंटीबॉडीज अगेंस्ट साइनोवियल मेम्ब्रेन, और इनके अगेंस्ट साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट एंटीबॉडी, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन खत्म हो जाती है। जब ये मेम्ब्रेन इसको होल्ड रखती है, खत्म हो जाती है, तो इसके बीच में फ्रिक्शन होने लगता है। तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। गाउटी आर्थराइटिस का मतलब क्या होता है? ये है हमारी बोन, इसके बीच में हम कुछ ऐसी डाइट ले रहे हैं या कुछ ऐसी डाइट ले रहे हैं जहां पे हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, यूरिक एसिड, हालांकि यूरिक एसिड तो बनता है, लेकिन ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें यूरिक एसिड ज़्यादा है, तो ये यूरिक एसिड जाके हमारे जॉइंट्स के बीच बीच में डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से गाउट हो जाता है। गाउट का मतलब ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड बिटवीन जॉइंट्स। जॉइंट्स के बीच में डिपोजिशन होने लगता है दिस यूरिक एसिड का। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। और अच्छे से आपको शायद समझ में आ भी गया होगा सारी चीज़ें, पूरे के पूरे डिसऑर्डर्स भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और कुछ दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा, अगर आपका जो लाइव सेशन आज होने वाला है उसमें। तो ये सारी चीज़ें, बोन तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, और जॉइंट्स पढ़ाया मैंने, जॉइंट्स भी मैंने बता दिया था, एक बार देख लीजिए इसको ध्यान से। ये चीज़ लास्ट में मैंने आपको डिसऑर्डर्स पढ़ाया, जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस है, टिटेनस है, बॉटुलिनिज्म है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, टिटेनी है, आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं फिर शाम को। सकुशल आप लोग पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ बताइएगा। चलिए।